तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का अपना चैप्टर 3 एंड 4 कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, 3 और 4 में हमारा क्या था, नेशनल इनकम थी। पार्ट नंबर 1 में मैंने 1 एंड 2 में मैंने 3 कराया था, और पार्ट नंबर 4 5 6 और 3 में मैंने चैप्टर 4 कराया था। ठीक है, अब हम करेंगे चैप्टर 1 इस वीडियो में, जिसका नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, इट इज द बेसिक ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पेज ऑफ संदीप गर्ग। ठीक है, लाइन टू लाइन हम रीड करेंगे, साथ में हम अपना इंपॉर्टेंट चीजें मार्क करते चलेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ें मार्क करना सिर्फ इतना नहीं है कि हमें बाद में याद रहे कि इंपॉर्टेंट थी, इतना है कि जब हम पेपर के टाइम अपनी इस चैप्टर को स्टडी करें तो हम सारा पढ़ने वाले सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टडी करें। ठीक है, तो ये 5 टॉपिक दे रखे हैं। मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, स्टॉक एंड फ्लो, टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो, और सर्कुलर फ्लो इन अ सिंपल इकोनॉमी या फिर टू सेक्टर इकोनॉमी। ठीक है, ये 5 टॉपिक्स को मैं अलग अलग सीक्वेंस में कराऊंगा। सबसे पहले हम करते हैं टॉपिक नंबर 1, मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या लिखा था, टर्म मैक्रो हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस व्हिच मींस लार्ज। ठीक है, ये हमने 11th में भी पढ़ा था कि मैक्रो कहाँ से लिया गया है। ये क्वेश्चन 1 नंबर का आ सकता है। बिल्कुल इजी करने योग्य बात है कि जो टर्म मैक्रो है ना, वो मैक्रो से लिया है, जो कि ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग है लार्ज। ठीक है, इसके बाद सो मैक्रो इकोनॉमिक्स डील विद ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी। इट इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी लाइक इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। अब तो एक चीज बता, तूने 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी। माइक्रो इको में क्या था? वो प्रॉब्लम्स थी इकोनॉमी की, वो प्रॉब्लम्स थी, या फिर वो बिहेवियर था, वो बिहेवियर स्टडी किया, वो प्रॉब्लम स्टडी की जो एक इंडिविजुअल लेवल पे हो रही थी। ठीक है, बट मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा क्या होने वाला है, हम ये दोनों चीज़, इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स और इकोनॉमी के बिहेवियर, हम ये दोनों चीज़ एक होल लेवल पे, एक बिगर लेवल पे स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इस लाइन में यही बताया गया है कि जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इट इज कंसर्न विद स्टडी ऑफ बिग प्रॉब्लम्स लाइक इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होती है? जब हर एक चीज़ का प्राइस बढ़ जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, और पॉवर्टी मतलब गरीबी, जो पूरे देश की कुछ प्रॉब्लम्स हैं इकोनॉमी से रिलेटेड, मैक्रो इकोनॉमिक्स उन पर ध्यान देता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, अगली लाइन में लिखा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी व्हिच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स एंड इकोनॉमी एज अ होल। इस लाइन में दोबारा वो बोला गया है एग्रीगेट्स, मतलब समाप्त करके, जैसे माइक्रो इको में डिमांड और सप्लाई पढ़ते थे ना, यहाँ पे हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई पढ़ेंगे। साथ में ये इकोनॉमी को स्टडी करता है एज अ होल। ठीक है, फॉर एग्जांपल नेशनल इनकम, एग्रीगेट आउटपुट, एग्रीगेट कंजप्शन एटसेट्रा, इट्स मेन टूल्स आर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। मैंने बताया था इसके मेन टूल्स हैं जो हम मेनली स्टडी करेंगे, वो क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इको एंड मैक्रो इको, ये हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के 11th क्लास के पहले चैप्टर में सेम टॉपिक पढ़ा था, ये सेम टेबल थी, ये हमें याद भी होगी, तो हम इसको एक बार जल्दी से रीड करेंगे, हमें समझ आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले क्या है, बेसिस है मीनिंग। ठीक है, मीनिंग माइक्रो का क्या है, मैक्रो का क्या है। माइक्रो का सिर्फ इतना है, माइक्रो इकोनॉमिक्स दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी व्हिच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ, यहां तक दोनों चीज सेम है। ठीक है, माइक्रो की जगह मैक्रो लिखना है, बस दोनों चीज सेम है। आगे क्या लिखना है, माइक्रो स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी, और मैक्रो वही क्या करता है, एग्रीगेट्स ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। इसमें बार बार ये क्या बात बोल रहा है कि माइक्रो इको तो सिर्फ इंडिविजुअल स्टडी करता है और मैक्रो इको एग्रीगेट्स को स्टडी करता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, मेन टूल्स। माइक्रो इको के मेन टूल्स होते हैं डिमांड एंड सप्लाई, और मैक्रो इको के होते हैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है इनका, माइक्रो इको का बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है कि वो एक कमोडिटी का प्राइस निकाले, एक कमोडिटी का प्राइस फाइंड आउट करने के लिए हम माइक्रो इको को स्टडी करते हैं। वही मैक्रो इको हम क्यों स्टडी करते हैं, ताकि हम एक देश में अनएम्प्लॉयमेंट या फिर एम्प्लॉयमेंट या फिर पॉवर्टी की जांच कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आता है, उसके बाद हमारा डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर याद होता है तो कर लें, ना होता है तो ना करें। ठीक है, इस पॉइंट में लिखा क्या है कि माइक्रो इको बहुत कम एग्रीगेशन शो करता है और मैक्रो इको बहुत ज्यादा एग्रीगेशन शो करता है। मैंने पहले बताया था एग्रीगेशन होता क्या है, चीजों को जोड़ के लिखना। ठीक है, मान लो हाँ हमें कुछ वैल्यूज दी हुई है, ये ए हाउस होल्ड है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, कंजप्शन इसकी 10 20 10 20। ठीक है, तो अब हम अगर इनकी एग्रीगेट कंजप्शन निकालेंगे तो कितनी आएगी, 40 50 60 60। तो इसे कहते हैं एग्रीगेट करना, एग्रीगेशन करना। ठीक है, तो माइक्रो इको एग्रीगेशन नहीं शो करता, पर मैक्रो इको एक हाई डिग्री ऑफ एग्रीगेशन शो करता है। ठीक है, अगला आता है भाई बेसिक अजम्पशंस। ये पॉइंट भी बिल्कुल सेम है, 11th की बुक से लिया हुआ है। माइक्रो इको ये एज्यूम करता है कि मैक्रो के वेरिएबल कांस्टेंट रहें, और मैक्रो इकोनॉमिक्स ये एज्यूम करता है कि माइक्रो के वेरिएबल कांस्टेंट रहें। ठीक है, लास्ट 2 पॉइंट है अगले पेज पे। अदर नेम, माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम क्या बोलते हैं, प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, और लास्ट पॉइंट हमारा एग्जांपल है। माइक्रो इको में हम क्या निकालते हैं, इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट, इंडिविजुअल कंजप्शन, जो भी चीज निकालेंगे हम इंडिविजुअल बंदे की निकालेंगे। यहाँ पे नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, नेशनल एक्सपेंडिचर, नेशनल कंजप्शन। ठीक है, जो भी निकालेंगे इकोनॉमी का एज अ होल निकालेंगे। ठीक है, इसमें हमें 6 पॉइंट बताए गए हैं, पर हम अगर उनमें से कोई 4 भी कर लेते हैं, 4 मार्क्स का क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा, ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद हमें अपना कौन सा टॉपिक करना है, हाँ हमने अभी अभी क्या किया है, हमने 1.1 की है। ठीक है, 1.1 हमारा टॉपिक क्या था, व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, और हमने क्या पढ़ा, मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस। ठीक है, अब इसके बाद हम डायरेक्ट आ जाएंगे 1.5 पे, पर अभी 1.5 जो टॉपिक है वो मैं बोर्ड पे समझाऊंगा, उसे अभी बुक से हमें नहीं करना। ठीक है, 1.5 टॉपिक में क्या है, सर्कुलर फ्लो इन ए सिंपल इकोनॉमी। ठीक है, इसको मैं पहले समझाऊंगा, उसके बाद हम इसको बुक में से रीड करेंगे। देखो हमें याद क्या रखना है कि एक इकोनॉमी में 4 सेक्टर होते हैं। ठीक है, 4 वो सेक्टर जिनमें पैसा, गुड्स एंड सर्विसेज और अदर थिंग्स का लेन देन होता रहता है। ठीक है, उन चारों का हमें नाम याद करना है। ठीक है, कितने वो बताया मैंने सेक्टर, 4 सेक्टर। सबसे पहला हमारा होता है हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर में कौन आएंगे, वो लोग जो गुड्स को कंज्यूम करते हैं। कैसे लोग, हमारे जैसे लोग, हम फर्म से गुड्स खरीदते हैं, उन्हें कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम आएंगे हाउस होल्ड सेक्टर में। सेकंड सेक्टर होता है प्रोडक्शन सेक्टर, या फिर हम इसको बोलते हैं फर्म सेक्टर। ठीक है, ये वो सेक्टर है जो माल बनाता है, माल प्रोड्यूस करता है, गुड्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, उसके बाद हाउस होल्ड सेक्टर इसे कंज्यूम करता है। तीसरा सेक्टर भाई हमारा होता है गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि अपना माल सारा इसी को दे देगा, ये अपना कुछ प्रोडक्शन गवर्नमेंट को भी सप्लाई करता है। ये हो गया हमारा एक ऐसी इकोनॉमी जो हमारे देश में है। चौथा सेक्टर आता है भाई हमारा फॉरेन सेक्टर। ठीक है, फॉरेन सेक्टर हमारा एब्रोड में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट और चेंज इन करेंसी के टॉपिक को हैंडल करता है। ठीक है, तो ये 4 सेक्टर है हमारी इकोनॉमी के, जिनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम फॉरेन सेक्टर को भूल जाते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर को भूल जाते हैं। अभी हम सिर्फ प्रोडक्शन सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो एक चीज़ देखते हैं, हमने 11th में पढ़ा था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, याद है, याद अक्षय होंगे याद, क्या क्या थे, 4 चीज़ थी,
लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, वो फैक्टर्स जो प्रोडक्शन के वर्क को फैसिलिटेट करते हैं, जो उसमें उपयोग होते हैं। सबसे पहला लैंड, जहां प्रोडक्शन करेंगे, लेबर जो प्रोडक्शन करेगी, कैपिटल जिससे प्रोडक्शन होगा, एंटरप्रेन्योर मेन होता है प्रोडक्शन के काम में। ठीक है, इंपॉर्टेंट सारे होते हैं, मेन दिमाग किसका होता है, एंटरप्रेन्योर का होता है। अब तुम एक चीज देखो, मैंने क्या कहा था, हम किसके बारे में बात करेंगे, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोडक्शन, चलो ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा, प्रोडक्शन सेक्टर के बारे में। ठीक है, मैंने तुम्हें ये बताया कि ये सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को प्रोडक्ट सप्लाई करता है, बट इसमें प्रोडक्ट बनाने जाएगा कौन, फैक्ट्रियों में प्रोडक्ट बनाने या फिर मैन्युफैक्चरिंग का काम के लिए कौन जाता है, हमारे जैसे बंदे जाते हैं, वो बंदे जो हाउस होल्ड सेक्टर में। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या होगी कि हाउस होल्ड सेक्टर प्रोडक्शन सेक्टर को लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड करता है। क्या समझा, पहला पॉइंट मैंने बताया कि हाउस होल्ड सेक्टर प्रोडक्शन सेक्टर को लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड करता है, जिन्हें हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, यहां तक आई बात समझ में। अब इन्हें क्या लोभ है कि ये इसको ये चारों चीज दे रहे हैं। देखो, अगर हाउस होल्ड वाले प्रोडक्शन सेक्टर को लैंड दे रहे हैं तो इन रिटर्न वो उनसे क्या लेंगे, वो लेंगे अपनी लैंड पे रेंट। ठीक है, अगर वो अपनी लेबर दे रहे हैं तो वो क्या लेंगे, वेजेस एंड सैलरीज। ठीक है, अगर वो अपना कैपिटल लगा रहे हैं तो उन्हें बदले में क्या चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और अगर वो एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं तो उन्हें बदले में क्या चाहिए, प्रॉफिट। ठीक है, उन्हें अपनी हर एक चीज अगर वो लगा रहे हैं तो उन्हें उसके बदले में अपना कंपेंसेशन चाहिए। ठीक है, अब उसे बोला था हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इसको क्या नाम देंगे हम, इन्हें बोलेंगे हम फैक्टर पेमेंट्स। ठीक है, इन्होंने फैक्टर इनपुट लगाए और इन्होंने उन इनपुट्स के लिए पेमेंट कर दी, जिसे हम बोलते हैं फैक्टर पेमेंट। ठीक है, अब क्या हुआ, इन्हें प्रोडक्शन के लिए लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप मिल गई और इन्हें अपनी कमाई मिल गई, रेंट, वेजेस एंड सैलरीज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट के तौर पे। ठीक है, तो इनके पास हो गया पैसा और इन्होंने बना लिया गुड्स। तो अब क्या करेंगे, इनको हो गया गुड्स की नीड, तो अब क्या करेंगे, ये अपने पैसे से वो गुड्स खरीद लेंगे। ठीक है, ये क्या करेंगे, अब वो गुड्स खरीदने के लिए एक्सपेंडिचर करेंगे, जिसको हमने नाम दिया है, वेट, जिसको हमने नाम दिया है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब इन्होंने इनको पेमेंट दे दी तो अब ये इनको क्या दे देंगे, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो ये चीज है जो इस पूरे टॉपिक में सबसे मेन है, सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या क्या है, हाउस होल्ड सेक्टर प्रोडक्शन सेक्टर को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करेगा, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। प्रोडक्शन सेक्टर उसकी पेमेंट करेगा, जिसको हम बोलते हैं फैक्टर पेमेंट, रेंट, वेजेस एंड सैलरीज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। हाउस होल्ड सेक्टर के पास आ गया पैसा, वो थोड़ा माल खरीदेगा अपने लाइवलीहुड के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और उस माल को मतलब उस पैसे के पहुंचने के बाद प्रोडक्शन सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब हम सिर्फ दो बात और पढ़ेंगे, उसके बाद हम सारा चैप्टर बुक से करेंगे, सारा हमारा समझने का काम हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, सिर्फ पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म्स के बारे में पढ़ा, बिल्कुल सही बात है, हमने दो सेक्टर्स के बारे में पढ़ा। तो इस स्टडी को हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड अ टू सेक्टर इकोनॉमी। इसके बारे में अगर हम स्टडी करें तो हम क्या बोलेंगे, वी आर स्टडीइंग अबाउट टू सेक्टर इकोनॉमी। अगर इट इज इंक्लूडेड, अगर गवर्नमेंट सेक्टर को भी हम इंक्लूड कर रहे हैं, हम तीन सेक्टर्स की स्टडी कर रहे हैं, तो हम इस स्टडी को बोलेंगे थ्री सेक्टर इकोनॉमी। हम इस इकोनॉमी को क्या बोलेंगे, थ्री सेक्टर इकोनॉमी। ठीक है, और नॉर्मल सी बात है, अगर हम फॉरेन सेक्टर भी इंक्लूड कर देते हैं तो हम उसको फोर सेक्टर इकोनॉमी बोल देंगे। बट ध्यान देने की बात यहाँ पे तुझे मतलब हमें कई जगह ये लिखा मिलेगा क्लोज्ड इकोनॉमी। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि भाई क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है। देख, मैंने क्या समझाया था, पैसा यहाँ से यहाँ गया। ठीक है, उसके बाद नहीं, पैसा नहीं गया, सबसे पहले फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन गए, फिर फैक्टर इनपुट आया, फिर कंजप्शन एक्सपेंडिचर गया और उसके बाद गुड्स एंड सर्विसेज आए। तो इसने जितना कमाया वो इसने इसको दे दिया और इसने जितना कमाया वो इसने वापस इसको दे दिया, है सही बात। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी की, पैसा यहाँ से बाहर जा नहीं रहा है। ठीक है, पहले जो बुक थी उसमें हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म सेक्टर जो होता है हमारा टू सेक्टर इकोनॉमी होता है, उसको क्लोज्ड इकोनॉमी बोला गया था। बट अभी जो न्यू बुक्स आई हैं उसमें गवर्नमेंट सेक्टर को भी क्लोज्ड इकोनॉमी में इंक्लूड कर दिया गया है, तो हम अपनी थ्री सेक्टर इकोनॉमी को क्लोज्ड इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, और मेन जो हमें स्टडी करनी है वो करनी है हमें टू सेक्टर इकोनॉमी के बारे में। ठीक है, सेकंड थिंग जो हमें यहाँ सीखनी है वो क्या है, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोडक्शन सेक्टर। ठीक है, देखो ये चीज़ हमें बार बार याद करनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार और रिकॉल कराता हूँ, उसके बाद इसका कंसेप्ट बताऊंगा। ठीक है, हाउस होल्ड सेक्टर से सबसे पहले प्रोडक्शन सेक्टर की तरफ क्या आया था, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। लेबर एक सर्विस है और कैपिटल एक सर्विस है, और क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप भी प्रोवाइड करना, एक सर्विस देना होता है, लैंड देना, एक गुड देना होता है। ठीक है, कुल मिला के इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लेना देना ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक बात है, ओके। उसके बाद प्रोडक्शन सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को क्या देता है, फैक्टर इनकम। इनकम माने की मनी, तो अब इसने क्या दिया, मनी दी। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, अब हाउस होल्ड सेक्टर इसको मनी वापस दे देगा, उसे क्या बोलते हैं हम, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसने क्या वापस दी, मनी। और अब प्रोडक्शन सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को वापस क्या देगा, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, हमने यहाँ नोटिस क्या किया, दो फ्लो ऐसे हुए हैं जिनमें हमने मनी ट्रांसफर की है और दो फ्लो ऐसे हुए हैं जिनमें हमने गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफर की है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे फ्लो के बारे में। ठीक है, फ्लो होता है एक चीज़ का दूसरी ओर जाना, यहाँ से यहाँ जाना। ठीक है, फ्लो कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। अब हम उसके बारे में, फ्लो होता है दो टाइप का, एक होता है मनी फ्लो और एक होता है हमारा रियल फ्लो। ठीक है, समझ गए होंगे, एक साइड मनी आई है तो दूसरी साइड गुड्स एंड सर्विसेज आनी चाहिए थी, बट हम इसको बोलते हैं रियल फ्लो। ठीक है, सीधी सी बात है, अगर मनी का लेन देन हो रहा है, मनी यहाँ से वहाँ जा रही है, उसको हम बोलते हैं मनी फ्लो। और अगर रियल फ्लो है, अगर हम गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, रियल फ्लो। यहाँ पे किसका फ्लो, मनी का फ्लो, यहाँ पे किसका फ्लो, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो। आई बात समझ में। एक और बात है, मनी फ्लो को हम नॉमिनल फ्लो भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नॉमिनल फ्लो। और रियल फ्लो को हम फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं। ठीक है, रीजन क्या है,
गुड्स एंड सर्विसेज क्या है, एक प्रोडक्ट टाइप में होती हैं, उनका एक फिजिक होता है, ठीक है, सर्विस का तो नहीं, गुड्स का होता है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल फ्लो, याद रखने के लिए। और मनी के फ्लो को हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल फ्लो, ठीक है। ये फ्लो का कंसेप्ट था, अब हम सारा बुक से करेंगे नेक्स्ट पार्ट में।